ऑफिस में 5 मिनट में। रमाकांत 3 मिनट में ऑफिस में पहुंचा। अब बोल, वो धम से अपनी कुर्सी पर ढेर होता बोला। सुनील ने बोला, तो यूँ बोलना कि हेडमास्टर ने मास्टर की के साथ चलना है। बोला, 1 फॉर द रोड तो कर ले, या उस पर भी पाबंदी है? करो। रमाकांत ने 2 ड्रिंक्स का अपने लिए डबल का फ़ोन पर ऑर्डर दिया। काका बल्ली। रिसीवर वापस क्रेडर पर रखता रमाकांत बोला, अब पिछली बार जब मैं ब्लास्ट के ऑफिस में आया था तो तेरी आधी तनख्वाह पर अपना क्लेम ठोक के आया था, और इस संदर्भ में तेरे टॉप बॉस, तेरे एम्प्लॉयर BR मालिक साहब से मिलना चाहता था, ताकि मिडलमैन को, तेरे को एलिमिनेट किया जा सकता, क्योंकि तेरा और ना पौना नहीं, तकरीबन सारा ही काम मैं करता हूँ। याद आया? हाँ आया, मुझे तो आया। तुम क्यों याद कर रहे हो? क्या इसलिए कि मुझे अपनी बात मुकम्मल फरमाने दे, फिर तू अर्ज करना। अच्छा बता। मैंने तेरा लिहाज किया, तेरी आधी तनख्वाह पर क्लेम ठोका। जब मानता है तेरा सारा काम ही मैं करता हूँ। नहीं मानता तो आधी तनख्वाह का क्या मतलब? उसे क्लेम करने का कहने का मतलब है पहली को पूरी धर जमा कराने आया कर। फिर मिडिलमैन को तो एलिमिनेट ना हुआ ना? हुआ। तू खुद को मेरे और अपने एम्प्लॉय के बीच हड़कारा समझ, कुरियर समझ। अब इस संदर्भ में तू कुछ भी बोलने की कोशिश मत कर। मेरे को मालूम है तू क्या बोलेगा। क्या बोलूँगा? हुआ दोस्त ये अंबस सरिया जिसका, दुश्मन उसका आसमां क्या हो। सुनील हंसा। हंसया ही कंजर। तभी वेटर ड्रिंक्स के साथ वहाँ पहुँचा और दोनों को सर्व करके वहाँ से रुखसत हुआ। दोनों ने चीयर्स बोला। अब बोल, पिछली मुलाकात के बाद से तूने क्या किया और क्या किया? रास्ते में बोलूँगा, अभी बॉटम सब करो। हल्ला। वो वाल्सन रोड पहुँचे। शैलेश सिंगला के अपार्टमेंट हाउस की लॉबी में पिछली बार की तरह ही 2 वर्दीधारी युवक मौजूद थे, लेकिन उनमें पिछली बार वालों में से कोई नहीं था। 2 संभ्रांत रसूखदार व्यक्तियों को लॉबी में कदम रखते देखकर दोनों सावधान हुए। तुम दोनों से मैं, सुनील अधिकारपूर्वक स्वर में बोला। सोमवार को रात की ड्यूटी पर कौन था? मैं। कुर्सी पर बैठा युवक बोला, इधर आओ। वो उठकर करीब आया। नाम? श्रीपाल त्यागी। सोमवार रात को यहाँ ड्यूटी पर थे? हाँ जी। कब से कब तक? जी शाम 8 से सुबह 8 तक। 12 घंटे की ड्यूटी करते हो? हाँ जी। पैसा ज़्यादा मिलता है? 1.5 तनख्वाह मिलती है जी। तब भी तो। सर जी आप कौन? मैं प्रेस रिपोर्टर। ये बड़े साहब हैं। बड़े साहब समझते हो? हाँ हाँ, इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए नहीं? हाँ हाँ जी, हाँ जी। शैलेश सिंगला साहब से वाकिफ़ हो? हाँ जी, वो 301 में रहते हैं। सोमवार रात उनके छोटे भाई का कत्ल हुआ, मालूम? हाँ जी। याद करके बताओ, उस रात सिंगला साहब यहाँ कब लौटे थे? जी 10:30 बजे। ये भी मालूम कहाँ से लौटे थे? हाँ जी, त्रिवेणी से कोई प्ले देखकर लौटे थे। उन्होंने खुद ऐसा बोला था जबकि लौटे थे, बल्कि त्यागी धेले का प्ले था। साला सर दुख गया, कुछ ऐसा बोल रहे थे जी। कोई साथ था, वरना बीच से उठ के आ जाता। सर दुख गया, मूड उखड़ गया। 13 तारीख मेरे लिए होती ही ख़राब थी। फिर बोले अब उन्हें फ़ौरन मुकम्मल रेस्ट की ज़रूरत थी। हफ्ता होने को आ रहा है, इतनी बारीकी से सारी बातें कैसे याद है? याद है ना जी। ये भी याद है कि सोमवार रात की बात है। वो तो इसलिए याद है जी क्योंकि उसी दिन साहब के भाई का मर्डर हुआ था ना। बस यही वजह है? और भी वजह है। क्या? साहब को ऐसी मौज आई कि जेब में 10 और नीचे के जितने नोट या सिक्के थे सब मेरे को दे दिए। 10 के नोट, 5 के, 2 के, 1 के सिक्के, सब। इक्का दुक्का 5 का नोट भी जो कम ही दिखाई देता है। यूँ कितने पैसे मिले? जी गिने तो हैरान ही हुई। 62 रुपये। फिर क्या? मैं उन्हें लिफ्ट में 3री मंजिल पर छोड़ के आया, जहाँ की उनका स्वेट है 301। हाँ जी। उसके बाद घर से निकले? नहीं। कैसे मालूम? ड्यूटी पर था ना सर, निकलते तो दिखाई देते। ड्यूटी पर तब भी 2 जने थे? नहीं, ऑपरेटर 10 बजे के बाद चला जाता है। उसके बाद स्विच बोर्ड भी मैं ही अटेंड करता हूँ। लॉबी के इस रास्ते के अलावा यहाँ से बाहर निकलने का और कोई रास्ता है? नहीं जी। 10:30 जब वो लौटे उसके बाद सिंगला साहब को कब देखा? उन्होंने फ़ोन किया था मिनरल वाटर के वास्ते, जिससे कि बोतल मैंने ऊपर पहुँचाई थी। किस वक्त? किस वक्त? किस वक्त? हाँ याद आया, 12 बजे। कैसे याद आया? उन्होंने मेरे से टाइम पूछा था, मैंने वॉल क्लॉक देखकर बताया था कि 12 बज गए।
वॉल क्लॉक की तरफ तवज्जो कैसे गई? जी उन्होंने दिलाई। उन्होंने दिलाई? हाँ जी। क्या बोला? बोला कि त्यागी जरा वॉल क्लॉक देखकर बताओ कि टाइम क्या हुआ है। अच्छा, तो वॉल क्लॉक कहाँ थी? जी सर, ड्राइंग रूम में थी। तब वो ड्राइंग रूम में थे? नहीं नहीं, बेडरूम में थे, सोने की तैयारी कर रहे थे। तुम्हें कैसे मालूम? जी बेड में थे, थोड़ी तक रजाई खींची हुई थी, आंखें उनींदी थी, सर दुख रहा था, बोल रहे थे, साफ लगता था कि सो जाने वाले थे। आई सी। उन्होंने मेरी आर्ट सुनी थी तो आवाज़ लगाकर बोले थे कि मैं वॉल क्लॉक में, जो कि मैंने बोला ड्राइंग रूम में थी, देखूं क्या टाइम हुआ था। तुम ड्राइंग रूम में क्यों गए थे? जी उन्होंने बोला था कि बोतल में ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल पर रख दूं और वहाँ पड़ी एश ट्रे खाली कर दूं। जब मैं ड्राइंग रूम में पहुँचा था तो आवाज़ लगाकर टाइम पूछा था। अब बोले कि उनकी कलाई घड़ी गलत टाइम दे रही थी, सो उसे वो सेट करना चाहते थे। और? जी और कुछ नहीं, और बस ये बोले कि वो सोने जा रहे थे और नहीं चाहते कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। मतलब? जी मतलब ये कि मोबाइल को ऑफ करके सोने वाले थे, इसलिए हो सकता है कि उनके लिए स्विच बोर्ड पर कोई कॉल आती, तो बोले कि ऐसी कोई कॉल आए तो मैं उन्हें ना दूं, भले ही कॉल करने वाला कोई भी हो। भले ही कॉल करने वाला कोई हो, कॉल उन्हें नहीं देनी थी। बहुत जोर देकर ये बात कही थी। हाँ जी। और क्या कहा? बस गुड नाइट कहा और लाइट बंद कर दी। तब तुमने क्या किया? मैं नीचे चला आया। लाइट कौन सी ऑफ की? साहब जी बेडरूम की करी, जाहिर सी बात है, जहाँ वो थे। ड्राइंग रूम की तो वहाँ से फारिग होने के बाद मैंने ही ऑफ कर दी थी। ड्राइंग रूम से तुम बेडरूम में झांक सकते थे? नहीं। तो तुम्हें क्या पता कि उन्होंने बेडरूम की लाइट्स ऑफ की? साहब बेडरूम का दरवाज़ा खुला था ना। अच्छा, बेडरूम का एक ही दरवाज़ा है? हाँ जी। लौटती बार उसके आगे से गुजरे थे? हाँ जी, वो तो ज़रूरी था ना। दरवाज़ा तब भी खुला था? हाँ। वहीं एक दरवाज़ा बेडरूम का था? हाँ जी, पहले ही बोला था मैंने आपसे। तुमने बोला जब तुमने वहाँ कदम रखा था तो साहब बेडरूम में थे, बिस्तर में थे। हाँ, ये पक्की बात है कि बाद में किसी घड़ी वो नीचे लॉबी में नहीं पहुँचे थे? पक्की बात है जी, पहुँचे होते तो मुझे दिखाई देते ना। तुम कहीं चले गए होते तो कैसे दिखाई देते होते? चला गया होता? कहाँ चला गया होता? कहीं भी। जैसे सिंगला साहब को मिनरल वाटर की बोतल देने गए थे, वैसे किसी और को कुछ और देने भी तो जा सकते हो ना। नहीं, मैं कहीं नहीं गया था जी, मेरे को ऐसी कोई कॉल नहीं आती थी। शायद लिफ्ट लेके ऊपर गए हों और सिंगला साहब सीढ़ियों के रास्ते नीचे आ गए हों। नहीं जी, सिंगला साहब को मिनरल वाटर की बोतल पहचाने के बाद मैं लिफ्ट के साथ तभी ऊपर गया था, और जब 2 बजे के करीब देवेश्वर साहब लौटे थे। सिंगला साहब को मिनरल वाटर पहुंचाने के और 2 बजे देवेश्वर साहब के आने के बीच यहाँ कोई आवाजाही नहीं हुई थी? यही बोला मैंने, कड़ाके की सर्दी के दिन है ना जी। और उस दौरान तुम भी यहाँ से कहीं नहीं गए? बिल्कुल नहीं गया साहब, आप तो एक ही बात को बार बार पूछे जा रहे हैं। लिहाजा आखिरी बार जब तुमने सिंगला साहब को देखा था तब वो बेड में थे और तब 12 बजे थे। हाँ जी। फिर 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 सुबह सवेरे उनके लिए किसी औरत का फ़ोन आया था, जो पागलों की तरह मेरे को ही बताने लगी थी कि साहब के भाई का कत्ल हो गया था। उसके 5 या 7 मिनट बाद साहब बगुले की तरह यहाँ से निकल पड़े थे। और? बस जी। इधर मेरी तरफ देख, रमाकांत तीखी आवाज़ में बोला। उसने सहम कर हाकिम की तरफ देखा। किसी के सामने मुंह नहीं फाड़ना, किसी को बोलना नहीं हम इधर आए थे। कोई कोताही हुई ना तो पेंदा लाल कर दूंगा, समझ गया? हाँ जी, जा काम कर अपना। वो परे जाकर कुर्सी के करीब खड़ा हो गया। रमाकांत का उस पर ऐसा रौब गालिब था कि उसने कुर्सी पर बैठने की कोशिश नहीं करी। अब सिंगला के स्वीट का दौरा कमला हुआ ये। खामा खा मास्टर की के साथ और किस ले आए हैं? पकड़े गए तो सारी जिम्मेदारी मेरी। बड्डे भापा जी तो महज तमाशाई। हासिल पता चलेगा, पहले उसका पता तो कर ले, क्या पता वो घर पर ही हो। वो और भी अच्छा होगा, फिर सांड को सीधे सींग से पकड़ेंगे। वो सांड है? मुहावरा इस्तेमाल किया ना। बल्ले वही तेरे मुहावरा, काका बल्ली कहना मान, पूछ उससे। दोनों मिलकर शिवपाल त्यागी के करीब पहुंचे। सिंगला साहब इस वक्त घर पर हैं? सुनील ने पूछा। नहीं जी, अभी लौटने का टाइम नहीं हुआ।
कब लौटते हैं? 10 बजे के बाद। सुनील ने कलाई घड़ी पर निगाह डाली। तब 9:15 बजे थे। देवेश्वर साहब, उनके लौटने का टाइम तो 2 बजे ही है। नहीं जी, सोमवार को कोई ख़ास वजह रही होगी, वरना जल्दी लौटते हैं वो। इस वक्त घर पर हैं? हाँ जी। कौन सा स्वीट है उनका? 503। लेके चल। तीनों लिफ्ट में सवार हुए। युवक उन्हें 5वीं मंजिल पर छोड़ के गया। लिफ्ट के वापस नीचे रवाना होते ही 2 मंजिला सीढ़ियाँ उतरकर वो 3री मंजिल पर शैलेश सिंगला के स्वीट पर पहुँचे। रमाकांत ने 2 मिनट में मेन डोर का लॉक खोल दिया। दोनों भीतर दाखिल हुए। बेकार की ड्रिल है ये, रमाकांत बोला। मुमकिन है, लेकिन अब दरवाजे से तो नहीं लौट सकते। वो ऊपर से आ गया ना तो बड़ी किरकिरी होगी। दरवाज़ा खुला था, उससे मिलने आए थे इसलिए भीतर आ गए। चंगा भाई। भीतर एक छोटा सा हॉल था जिसके आगे एक संकरा गलियारा था जिसके सिरे पर ड्राइंग रूम था। गलियारे में दाईं ओर के एक दरवाज़ा था जिससे आगे बेडरूम था। सुनील ने गलियारा पार करके ड्राइंग रूम में कदम रखा। वहाँ एक विशाल खिड़की थी जो कि पिछवाड़े के अहाते में खुलती पाई गई। खिड़की से ग्राउंड का फासला 35-40 फुट से कम नहीं जान पड़ता था। इधर से तो, सुनील बड़बड़ाया, कहीं निकल लेना मुमकिन नहीं। अपना अगला पड़ाव उसने बेडरूम बनाया। वहाँ एक डबल बेड, 2 साइड टेबल्स, 2 इजी चेयर, एक राइटिंग डेस्क और एक वार्डरोब थी। साइड टेबल पर टेबल लैंप पड़ा था। सुनील ने उसके करीब बैठकर ऑफ ऑन स्विच कई बार चलाया। मेरे पल्ले पड़ रहा है कि शैलेश कैसे यहाँ से खिसका। कैसे? हवा में उड़ के, रमाकांत बोला। ऐसे किसी करतब की जरूरत ही नहीं थी। रमाकांत, जरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पर पुनर्विचार करो। 12 बजे शैलेश ने मिनरल वाटर का ऑर्डर दिया। वो लड़का त्यागी मिनरल वाटर की बोतल लेकर आया। उसने उस दरवाजे से भीतर झाँका तो शैलेश को बेड में बिस्तर के हवाले पाया। शैलेश ने उससे कहा कि वो बोतल को ड्राइंग रूम में रखाए और वहाँ पड़ी ऐश ट्रे को खाली कर दे। पीछे से शैलेश ने आवाज़ लगाकर पूछा कि ड्राइंग रूम की वॉल क्लॉक में टाइम क्या हुआ था। लड़के ने टाइम बताया कि 12 बजे थे। शैलेश ने उसे हिदायत दी कि वो सोने लगा था, उसे डिस्टर्ब न किया जाए, और टेबल लैंप को ऑफ कर दिया। कहना नहीं होगा कि तब टेबल लैंप के अलावा यहाँ कोई रोशनी नहीं थी। अंधेरा होते ही फुर्ती से वो बेड से बाहर निकला, जहाँ की वो घर से निकलने लायक पूरे कपड़े पहने मौजूद था, और दबे पांव तब फ्लैट से बाहर निकल गया। जबकि लड़का मिनरल वाटर की बोतल वहाँ रख चुकने के बाद बाथरूम में ऐश ट्रे को खाली कर रहा था और सीढ़ियों के रास्ते नीचे को लपका। जब तक लिफ्ट नीचे पहुंची तब तक शैलेश इमारत से बाहर सड़क पर पहुंच चुका था, जबकि त्यागी की निगाह में वो बेडरूम में सोने की तैयारी कर रहा था। ड्राइंग रूम से लौटता लड़का गलियारे में से बेडरूम में झांकता भी तो उसे अंधेरे के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा कैरिकेचर खींचा जी, अब लगे हाथ ये भी बोल काका बल्ली कि वो वापस कैसे लौटा। काका बल्ली कि वो वापस कैसे लौटा? लौटना तो बिल्कुल आसान था। सड़क पार छुपकर किसी दूसरे रेजिडेंट के लौटने का इंतजार किया। लड़के ने बोला ही था कि 2 बजे कोई मिस्टर देवेश्वर लौटा था। लड़का उसके साथ लिफ्ट में सवार हुआ। लिफ्ट ऊपर को चली और वो सीढ़ियों के रास्ते यहाँ पहुँच गया। इजी। ये गौरतलब बात है कि कितनी शिद्दत से शैलेश ने ये बात लड़के के जहन में बिठाई कि जिस वक्त वो उसे मिनरल वाटर की बोतल देने आया था उस वक्त 12 बजे थे। प्ले खराब, सर दुख गया, दिन ही खराब था, 13 तारीख उसके लिए होती ही खराब थी, वगैरह सब लड़के को फीड करने के लिए कहानी थी। 62 रुपये की चेंज भी इसलिए लड़के के हवाले कर दी थी ताकि उस असाधारण घटना की वजह से वो दिन और वो वक्त उसे याद रहता। हथियार का जवाब दे, यहीं मिलेगा। होपफुल थिंकिंग है जी, देखते हैं। लेकिन काका बल्ली, सवाल हथियार का नहीं, मर्डर वेपन का है। फौजी है, फौजी से रिटायर्ड मेजर है, उसके पास गन होना कोई बड़ी बात नहीं। तू यहाँ से कोई गन बरामद करके दिखा सकता है, लेकिन वो मर्डर वेपन ना तो बरामदगी बेमानी होगी। पहले पहला काम तो हो, बाद की बात के बारे में हम बाद में सोचेंगे। कातिल कत्ल के बाद हथियार पास क्यों रखेगा? क्योंकि वो कोई आम कातिल नहीं, रिटायर्ड फौजी है, अफसर है, मेजर है। गन पास रखने की उसके पास वजह है, एक्सक्यूज़ हैं। क्यों वो 1.5-2 लाख के आइटम को यूं ही फेंक देगा? गन फेंकनी होती, फेंकने के काबिल होती तो वारदात के बाद मौका वारदात पर ही फेंक देता। रमाकांत, मेरा दिल गवाही देता है गन यहीं मिलेगी। तो ढूंढ। तलाश शुरू हुई। दराजों में, शेल्व्स में, क्लोजेट्स में, मैट्रेस कुशन वगैरह के नीचे, बैग्स में, सूटकेसेस में,
आखिर वो एक वार्डरोब के टॉप शेल्फ पर से मिली, हॉल्स्टर में रखी, और हॉल्स्टर एक चौड़ी बेल्ट में पिरोया हुआ। सुनील ने बेल्ट को निकालकर टेबल पर रखा और गौर से उसका मुआयना किया। बेल्ट पर धूल की परत है, सुनील बड़बड़ाया। वैसी ही परत हॉल्स्टर पर भी है, सिवाय उसके फ्लैप के। फ्लैप पर परत तो है, लेकिन वो डिस्टर्ब्ड है, जैसे किसी ने फ्लैप को खोलकर भीतर से गन निकाली और वैसे ही बाद में वापस रखी। सावधानी से उसने हॉल्स्टर में से गन बाहर निकाली। गन पर कोई धूल की परत नहीं है। साफ जाहिर है कि हाल में इसे झाड़ा पोंछा गया था, क्लीन किया गया था। उसने रुमाल निकालकर उसका एक सिरा गन की नाल में धकेलकर घुमाया। ये देखो, नाल भीतर से भी क्लीन है। हाल में किसी ने इसकी खास सर्विस की है। कोई चैम्बर खाली है? रमाकांत उत्सुक भाव से बोला। नहीं, लेकिन 6 में से 5 गोलियों के हेड मटमैले से हैं, जबकि छठी का मेटल चमक रहा है। यानी कि 5 गोलियां एक अरसे से गन में मौजूद थीं और छठी बाद में हाल ही में डाली गई थी। एक गोली चलाई, चली हुई गोली की जगह लेने के लिए नई गोली भर दी। हाँ, और चली हुई गोली, घातक गोली, बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट अग्निहोत्री के कब्जे में है। यानी यही मर्डर वेपन है? मेरे को तो इसमें मर्डर वेपन होने का कोई शक नहीं। तो भाई कातिल? हाँ, क्यों नहीं। उसने आधी रात को छोटे भाई के घर जाकर उसको शूट कर दिया। हाँ, उसे कैसे मालूम था कि भाई उस वक्त घर होगा? सोमवार 13 तारीख को रात के 12 बजे वो अपने घर की बैठक में मौजूद होगा, क्योंकि उसने मकतूल को मानसी मेहता को ड्रिंक्स डिनर के लिए इनवाइट करते सुना था। सेक्रेटरी आभा शुक्ला की गवाही उपलब्ध है कि उसने शैलेश को मकतूल के केबिन के दरवाजे से कान लगाकर भीतर की बातें सुनते देखा था। मानसी मेहता का ये उसूल जग विदित है कि वो डेट पर हो तो रात 11:30 बजे के बाद किसी भी सूरत में घर से बाहर नहीं ठहरती। लिहाजा मकतूल की उसके साथ डेट भी रात 11:30 बजे तक ही चलनी थी और उसके बाद दोनों ने अपने अपने घर जाके लगना था। लिहाजा शैलेश को मालूम था कि आधी रात के करीब उसके भाई ने मकतूल हिमेश सिंगला अपने घर होना था और रात के उस घड़ी वहाँ अकेला होना था। आधी रात को शैलेश वहाँ पहुँचा। ड्राइंग रूम में रोशनी पाकर वो समझ गया कि मकतूल घर लौट आया हुआ था और उस घड़ी ड्राइंग रूम में मौजूद था। कॉल बेल बजाने की जगह उसने खिड़की पर दस्तक देकर भाई का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और भीतर दाखिल पाया। मकतूल बाहर के अंधेरे में भले ही उसकी शक्ल न देख पाया, लेकिन अपने मांझाए भाई की आवाज़ उसने साफ पहचानी और निसंकोच उसे भीतर आने दिया। अपने बड़े भाई से मकतूल को कोई छुपाव नहीं था, इसलिए उसको इस बात की कतई कोई परवाह नहीं थी कि उस घड़ी उसने विग नहीं पहना हुआ था। ठीक है जी। रमाकांत, कातिल के कैरिकेचर से मैच करती बाकी बातें भी शैलेश का कद भी मैच करता है, जो कि मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि 5 फुट 10 इंच से किसी कदर कम नहीं। मेरा कद 5 फुट 8 इंच है और मैंने उसकी बगल में खड़ा होकर देखा था कि मेरे से कम 2 इंच ऊंचा था। जेवर वो कहाँ गए? मेरे हिसाब से वो भी यहीं मिलने चाहिए। लॉजिक यही कहती है कि कत्ल के बाद जेवरों का डब्बा भी वहाँ से कातिल उठा कर ले गया। अब जब गन यहाँ से बरामद हुई है तो जेवर भी यहीं कहीं से बरामद होने चाहिए। कहाँ से? सब जगह तो देख ली हमने। गन के हिसाब से देखी, अब जेवरों के चौकोर डिब्बे के हिसाब से देखते हैं। नई तलाश शुरू हुई। जेवरों से शैलेश का लिंक? सुनील बोला। एक तरीके से ये बात भी जोड़ती है कि उसने आभा शुक्ला को कहा कि वो ऑफिस सेव में मौजूद जेवरों के डिब्बों का जिक्र मेरे से ना करे। वो नहीं चाहता था कि इस डब्बे के संदर्भ में किसी की तवज्जो उसके नाम की तरफ जाए। ये बात भी साफ इशारा है कि जेवर वाला वो डब्बा शैलेश के कब्जे में था। शैलेश को ये बात ज़रूर मालूम थी कि सोमवार 13 तारीख को वो डब्बा घर ले गया था और इस बात ने भी शैलेश को प्रेरित किया हो सकता है कि उसने जो करना था वो सोमवार रात को करे। वो जेवर भी कब्जाना चाहता था। हाँ, जाहिर है, 10 लाख की रकम की तो वो सिक्योरिटी थे। असल में तो बहुत ज़्यादा कीमत के हो सकते थे। काहे को छोड़ता? वो भाई का वारिस भी तो था, बाद में तो उसी के हाथ आते। क्या करने के लिए? जामी को लौटाने के लिए। वो पराया माल था जिसकी सिक्योरिटी थी, आखिर उसको लौटानी पड़ती। हाँ यार, शैलेश यूं जेवर हथियाता जैसे कि उसने हथियाए तो वो उसका क्लियर प्रॉफिट था। जब किसी को इस बात का सपने में ख्याल ना आता कि वो कातिल था, तो इस बात का किसको ख्याल आता कि जेवर उसके पास थे? ठीक,
यहाँ ये भी जिक्र के काबिल बात है कि पुलिस ने इस केस के मर्डर सस्पेक्ट्स की बाकायदा एक लिस्ट तैयार की थी और उनके एलिबाइज चेक की थी, लेकिन उसमें शैलेश सिंगला का नाम नहीं था। सिंगला के कातिल होने का किसी को कोई दूर दराज का ख्याल भी नहीं आया, सिवाय मेरे। तेरे को क्यों आया? क्योंकि हर संबंधित व्यक्ति का जिक्र उठता था, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ दिखाई देता था। सिर्फ बड़ा भाई था जो हर जिक्र में, हर ताल्लुक से निर्लिप्त जान पड़ता था। ऐसा कहीं होता है? किसी का इत्तेफाक से ही कोई ताल्लुक निकल आता है, भले ही बाद में वो बेमानी साबित हो। इसी वजह से बार बार मेरी तवज्जो शैलेश सिंगला की तरफ गई। कौशल के खिलाफ इतना कुछ था कि वो बस गिरफ्तार होने ही वाला था, लेकिन मुझे वो कातिल नहीं लगता था, क्योंकि शैलेश सिंगला की तरफ से मेरी तवज्जो नहीं हटती थी। हाउसकीपर कमला दयाल को मैंने खुद कातिल साबित करके दिखाया, लेकिन फिर अपनी ही बात झुठलाई, क्योंकि मेरा एतबार शैलेश सिंगला पर से नहीं हटता था। तू जेवरों की बात कर जिन्हें की तलाश कर रहा है। क्या पता वो उसने कहीं और रखे हों। कहाँ? ऑफिस में? किसी बैंक के लॉकर में? तो गन वहाँ क्यों नहीं रखी? ये बड़ी फौजदारी यहाँ क्यों छोड़ती? ये बात भी ठीक है। आखिर लाल मखमल से मड़ा जेवरों का चौकोर डिब्बा चॉकलेट्स के एक टीन के डब्बे के भीतर से बरामद हुआ। बड़ी नफासत से वो डब्बा चॉकलेट्स के बीच में पैक्ड था। वो डब्बा खोलने पर कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि उसमें चॉकलेट्स के अलावा भी कुछ हो सकता था। ओए रहे रब्दाना, अब क्या कसर रह गई इस जमूरे के कातिल होने में? कोई नहीं। कोई तो है। क्या? उद्देश्य क्या था? क्या कहा? मोटिव, रीज़न, वजह कत्ल की? ओ उद्देश्य, वही तो मैंने दोहराया। उद्देश्य। रमाकांत, मलेशिया से राइम करता उद्देश्य नहीं, उद्देश्य। उद्देश्य यार, जब भी मैं शुद्ध हिंदी बोलने लगता हूँ तू भाजी मार देता है, क्योंकि तुम्हारी हिंदी से मेरी आत्मा त्राही त्राही कर उठती है। तो क्या करूँ? राष्ट्रभाषा का सम्मान करना छोड़ दूँ? हरगिज़ नहीं। राष्ट्रभाषा का ऐसा अनादर। बस कर दे। बात कुछ और हो रही थी। कत्ल का तेरे वाला उद्देश्य क्या है? एक जेवरों के डब्बे के लिए तो कत्ल हुआ नहीं होगा। उद्देश्य ढोल में से पोल की तरह निकलेगा। मैंने आभा शुक्ला को फर्म के अकाउंट्स वगैरह चेक करने के लिए पटाया था। देखते हैं वो क्या खबर लगाती है। लेकिन सवाल ये है, अब तू क्या करेगा? जैसे हम यहाँ घुसे हैं, उसकी रूम में वो शैलेश सिंगला का घोड़ा देख लेना। ये दावा करेगा कि ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ प्लांट की। क्यों? किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। ये कातिल तो कोई दूसरा कातिल नहीं। एक कत्ल के लिए दो जने तो जिम्मेदार नहीं हो सकते ना। प्रॉब्लम तो है। सब कुछ जैसा पाया वैसे ही छोड़ दें और निकल लें, फिर पुलिस को कोई टिप जारी कर दें। है तो सही ये तरीका, लेकिन ये वक्त खाऊ तरीका है। 10 बजे शैलेश यहाँ आने वाला है। अगर उसे किसी तरीके से हिंट मिल गया कि उसकी गैर हाजिरी में कोई यहाँ घुसा था, तो सबसे पहले वो ये दोनों चीज़ें ही यहाँ से गायब करेगा। तो प्रभु दयाल को तस्वीर में फिट करना होगा और कबूल करना होगा कि हम पराए घर का ताला मास्टर की से खोल के भीतर घुसे। हम इसी जिद पर कायम रहेंगे कि दरवाज़ा हमें खुला मिला था। फिर भी भीतर क्यों घुसे? घुसे तो तलाशी क्यों लेने लग गए? सुनीलियन सूंघ ने सताया। और मुझे किस बात ने सताया? तुम जा सकते हो। मैं बोलूँगा जो कुछ किया मैंने किया। कमला माईवा, ओए मैं जा सकने के लिए तेरे साथ आया हूँ। मुझे क्या पता नहीं था तू कितना पहुँचा हुआ पंगेबाज है। मास्टर की लेके चलने को बोला था या नहीं बोला था? बोला था। क्यों लेके चलनी थी? कहीं घिसके लगनी थी? नहीं। तो फिर जब मैं पंगे के लिए तैयार होकर आया तो अब क्यों डर के भाग जाऊंगा? सॉरी। कर फोन प्रभुदयाल के घोड़े को। प्रभुदयाल आया और सुनील की दरख्वास्त के मुताबिक बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट अग्निहोत्री के साथ लेकर आया। सब इंस्पेक्टर बंसल और 2 हवलदारों को वो अपनी मर्जी से साथ लाया। बड़े धीरज से उसने सुनील की बात सुनी। अब तुम कहोगे मैं तुम्हारी ये सुनीलियर पुड़िया हजम कर लूँ? माई बाप, पुड़िया देनी होती तो पुड़िया पर ही जोर रखता, हकीकत क्यों बयान करता? पुलिस का केस हल ना होता तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता था? मैं चुपचाप यहाँ से चल देता और फिर ब्लास्ट इस बाबत स्पेशल स्टोरी छापता, तो जो बात अब आपको इंस्टेंट मालूम है वो 24 घंटे बाद मालूम होती। इतना वक्त गुजर जाने के बाद, हालात सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने जैसा होता। क्या कहना चाहते हो? मैं आपको प्लेट में सजाकर, चांदी का वर्क लगाकर,
सोने का लॉन्ग झटका। मैं सबूत कातिल पेश कर रहा हूँ, ये छोटी बात है। और इस वजह से जो हरकत तुमने की है वो तुम्हें माफ़ होनी चाहिए। एंड जस्टिफाइज द मीन्स। इंस्पेक्टर साहब, कोई मुजरिम भागा जा रहा हो, मैं इमारत के एक ईंट उखाड़ कर उस पर फेंक मारूं और वो पकड़ा जाए तो क्या आप भी पकड़ लेंगे कि मैंने इमारत डैमेज कर दी? गलती मानते हो तुम अपनी? मान चुका हूँ। गलती मानी तभी तो आपको फ़ोन लगाया। आप पसंद करते हैं, इतनी बड़ी बात पर मैं चुप लगा लेता। तुम्हारी हरकतें नाजायज़ हैं। मैं बंदा ही नाजायज़ हूँ। अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है? कातिल की गिरफ्तारी की तैयारी करना या मेरे पर एक्शन लेना? वो खामोश रहा। ये ख्याल रखना, मेरे खिलाफ एक्शन लेने के लिए घर के मालिक की मेरे खिलाफ शिकायत होना ज़रूरी है। चोर को बिना शिकायत भी पकड़ा जा सकता है सुनील। क्या चुराया मैंने? कुछ ना चुराया होने पर भी पकड़ा जा सकता है। तब जब चोर खुद फ़ोन करके बोलता है, आइए दरोगा जी मुझे पकड़ लीजिए। ये बाद की बातें हैं, पहला काम चोर पकड़ना होता है। ठीक है, यही काम आप पहले कीजिए, बाकी काम होते रहेंगे। कातिल का क्या, पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए, अहम काम तो ट्रेसपासर को पकड़ना है। कत्ल तो होते ही रहते हैं, ट्रेसपासिंग का केस तो 6.5 महीने में एक बार होता है ना। ज़्यादा बढ़ बढ़ के ना बोलो। मैंने आपको न्योता था साथ चलने के लिए, साथ आए होते तो भी यही कुछ होता। फ़र्क सिर्फ ये होता तब आपने अपना डंडा चलाया होता, वॉचमैन को मजबूर किया होता कि अपनी मास्टर की से वो स्वेट खोले। तुम्हें क्या पता मैंने क्या किया होता? अब बहस जाने दीजिए, अब ये बताइए कि आपका आगे क्या करने का इरादा है? और बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट को साथ लाने को क्यों बोला? गन की वजह से। वही तो कंफर्म करेगा ना कि वो मर्डर वेपन है या नहीं। और ये काम जितनी जल्दी होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि 10 बजे के बाद घर का मालिक किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। प्रभुदयाल ने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली, फिर गन को अग्निहोत्री के हवाले किया गया, जो कि वही ड्राइंग रूम के कोने में अपने काम में जुट गया। माई बाप, सुनील बोला, आपको अपनी कार्य प्रणाली की ये कमी माननी चाहिए कि कत्ल के सस्पेक्ट्स की लिस्ट, जिसमें कि उनकी एलिबाई दर्ज थी, मुकम्मल नहीं थी। उसमें शैलेश सिंगला का नाम ही नहीं था। औरों की तरह शैलेश सिंगला को अपनी एलिबाई स्थापित करने के लिए बोला जाता तो भले ही वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता, लेकिन तब वो सस्पेक्ट्स की लिस्ट में बराबर शुमार होता तो जैसे आप औरों पर मेहरबान होते वैसे उस पर भी होते। क्योंकि उसका शुमार नहीं था इसलिए वो तो एक तरह से प्रिविलेज्ड पर्सन बन गया। मेरे साथ ऐसा नहीं था, इसलिए मैं उसके पीछे पड़ा। नतीजा आपके सामने है। जब तुम्हें शैलेश सिंगला पर शक था तो रुके क्यों नहीं? शक ही तो था, सबूत तो नहीं था मेरे पास। शक ही सही, फिर ठाकुर सुजान सिंह के एलिबाई का तोड़ निकालने में क्यों लग गए? क्योंकि मैं आपको सीधे ही शैलेश सिंगला के एलिबाई चेक करने को बोलता तो आप इनकार कर देते। ठाकुर के एलिबाई चेक करने का प्रपंच मैंने इसलिए रचा था ताकि आपको लगता कि मैं बारी बारी आगे बढ़ रहा था। मैं एक एलिबाई में खोट तलाश कर लेता तो ये आपके लिए इंसेंटिव होता कि आप बाकी एलिबाइज भी वैसे ही बारीकी से चेक करते, जैसे मैं तुम्हारी गाइडेंस का मोहताज हूँ। वो तो आप नहीं है। पर मैं फिर पूछता हूँ, सिंगला पर शक था तो बके क्यों नहीं? हिंट बराबर दिया, जो कि आपने कैच ही नहीं किया। नॉनसेंस। मैं बिना सबूत उसके खिलाफ बोलता, मेरे पर मानहानि का मुकदमा हो जाता तो बचाने आप आते। वो खामोश रहा। प्रत्यक्षता उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन सवाल ये था कि वो सस्पेक्ट्स की लिस्ट से बाहर क्यों था। जब आभा शुक्ला और सुनीता बख्शी तक की तरफ तवज्जो दी गई थी तो उसे क्यों बख्शा गया? अभी भी वो गुनहगार साबित नहीं हो गया है। हो जाएगा सर। जेवरों के डब्बे की मुझे उम्मीद नहीं वो कोई माकूल सफाई दे पाएगा। बाकी बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर निर्भर है। जब वो खुद कातिल था तो कौशल की गिरफ्तारी के खिलाफ क्यों बोला? होने देता जो होता था कौशल के साथ। चाल चली। कोई कातिल हो तो दूसरे के फंसने पर कहीं एतराज़ करता है? वारी थ्योरी पर चला। यूँ उसने वो स्थापित किया जो कौशल उसकी कैटेगरी में था। जैसे वो कातिल नहीं था वैसे कौशल कातिल नहीं था। कमज़ोर दलील है, पर है। शैलेश सिंगला ने मर्डर को ऑर्गेनाइज ही ऐसे किया था कि कौशल पर शक जाता। आखिर उसने मकतूल को सरेआम धमकी दी थी, अगर उसने मानसी मेहता का पीछा ना छोड़ा तो वो उसे जान से मार डालेगा। शैलेश सिंगला ने इस धमकी को कैश करना था, और किया तब जबकि उसे पता चला कि मानसी मेहता ने मकतूल के साथ डिनर डेट फिक्स की थी।
अब अगले रोज़ जब .45 कैलिबर की हैवी फौज में इस्तेमाल होने वाली किस्म की गन से वो शूट हुआ पाया जाता तो कौशल पर शक क्यों नहीं किया जाता, जिसकी पुश्तैनी मिलिट्री हिस्ट्री थी। शैलेश सिंगला इस बात से वाकिफ था कि कौशल अकेला रहता था, इसलिए अपने लिए एलिबाई खड़ा करने में उसे दिक्कत होती। और फिर गौर करिए कैसे उसने अविनाश उपाध्याय का नाम उछाला था। वो जानता था उपाध्याय से बात होती तो उसकी पार्टी में जारी हुई धमकी वाली बात जरूर उजागर होती। फिर जैसा मजबूत फोकस कौशल पर बनता वैसा किसी दूसरे सस्पेक्ट पर नहीं बनता। प्रभुदयाल का सर स्वयं सहमति में हिला। उसकी चालाकी इस बात में भी थी कि बतौर सस्पेक्ट वो मानसी का नाम भी सरकाता रहा, ताकि ये जाहिर होता कि कौशल या तो खुद कातिल था या उसकी तमाम शक उपजाऊ हरकतें मानसी के कवर अप करने के लिए थी। सब घिचपिच है, खपाने वाली, कंफ्यूज करने वाली बातें हैं। शैलेश सिंगला मानसी का हिमायती बनता था, साथ ही ये हिंट भी सरकाता था कि वो कातिल हो सकती थी। कौशल उसे कवर करता हो सकता था। उसके लिए मुफीद बात थी कि कौशल कातिल करार दिया जाता, पर उसने कौशल की बाबत बोला कि वो कातिल नहीं हो सकता। क्या है ये? जो है सो है। अगर तुम्हें पक्का था कि वो कातिल था तो ठाकुर सुजान सिंह को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? सर, वो मकतूल का पुराना वाकिफ था। उसे भाइयों में किसी रंजिश की, किसी विद्वेष की, किसी डिफरेंसेस की खबर हो सकती थी और इस बिना पर उसे हकीकत की सूंघ लगी हो सकती थी। उपाध्याय का क्या कहते हो? परिस्थिति जन्य प्रमाण उसके खिलाफ बराबर थे, लेकिन ठोस सबूत कोई नहीं था। कत्ल की किस्म से उसका बुनियादी मिजाज मेल खाता था, लेकिन ये कोई ठोस सबूत नहीं कहला सकता। शैलेश सिंगला ने कहा था कि उसके भाई ने ऑफिस सेफ में जेवरों की मौजूदगी के बाबत उससे झूठ बोला था। इस बाबत क्या कहते हो? फिर भी वो जेवरात के वजूद से वाकिफ था, क्योंकि वो भाई के केबिन में चलती बातचीत को कान लगाकर सुनता था। उसे उपाध्याय के ऑफिस में आमद की खबर थी और अपने नापाक स्टाइल से उसने अपने भाई का और उपाध्याय का डायलॉग भी सुना था, जिसमें कि जेवरों का जिक्र आना अवश्यम भावी था। सच पूछो माई बाप, तो मुझे शैलेश सिंगला की कान लगाकर बातें सुनने की आदत से ही उस पर कातिल होने का शक हुआ था। तुम्हारी राय में क्राइम का ताना बाना जल्दबाजी में आनन फानन बुना गया था? वो तो हालात से ही जाहिर है सर। क्राइम की बेसिक बुनियाद तो डिनर डेट थी, जिसको आनन फानन ही कैश किया जा सकता था। वैसे शैलेश चाहे एक अरसे से भाई को ख़त्म करने की बाबत सोच रहा हो, लेकिन जब नौबत आई तो उस पर आनन फानन अमल करना ही जरूरी था। सोमवार 13 तारीख ही वो दिन था जबकि शैलेश को यकीनी तौर पर मालूम था कि मकतूल ने अपनी डिनर डेट से 12 बजे तक निश्चित रूप से वापस घर होना था, और अगर तब उसका कत्ल हो जाता तो शक की सुई आदित्य कौशल पर ही आकर स्थित होती। दूसरा इंसेंटिव ये था कि शैलेश को मालूम था कि मकतूल जेवर घर लेकर गया है। सब कुछ उसके हक में था, खाली उसने अपनी लाइन ऑफ एक्शन निर्धारित करनी करना था और अपने लिए कैलिबाई करनी थी, जो कि उसने बड़े आराम से कर ली। कैसे कर ली, मैंने अभी आपको बयान किया। उसके खिलाफ केस का ताना बाना तुमने अच्छा बुन लिया है, लेकिन जो कुछ उसके खिलाफ अभी पेश हुआ वो अकाट्य नहीं है। जेवरों के डब्बे की यहाँ मौजूदगी की बाबत वो कह सकता है कोई दूसरा रख गया, यानी प्लांटेड था, और गन उसकी नॉलेज के बिना किसी दूसरे ने इस्तेमाल की हो सकती है। कृपा निधान, अब आप बाकायदा उसकी हिमायत कर रहे हैं। तभी अग्निहोत्री ने खंगाल कर गला साफ किया। सबका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ। मोटे तौर पर यही अलाय कत्ल जान पड़ता है, अग्निहोत्री बोला। यकीनी तौर पर कैसे मालूम होगा? प्रभुदयाल ने पूछा। कंपैरिजन माइक्रोस्कोप से, जो कि हेडक्वार्टर पर लैब में है। आप जानते हैं, जब किसी गन से गोली चलाई जाती है तो नाल में से गोली के गुजरते वक्त नाल की रगड़ से गोली पर कुछ लकीरें पड़ जाती हैं, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती। प्रोसीजर ये होता है कि उस गन से एक और गोली चलाई जाए और दोनों गोलियों को कंपैरिजन माइक्रोस्कोप में रखा जाता है। दोनों गोलियों की लकीरों का एक दूसरे पर कत्ल तौर से ओवरलैप कर जाना सबूत होता है, और वही गन मर्डर है। घातक गोली उसी गन से चलाई गई थी। यह एक्सपेरिमेंट लैब में ही हो सकता है, क्योंकि कंपैरिजन माइक्रोस्कोप वहाँ है। ठीक है, लैब में पहुँचो, और जब तुम्हारा एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन खबर करना। अग्निहोत्री गन के साथ वहाँ से रुखसत हो गया। तभी सुनील के मोबाइल की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की। मैं आभा बोल रही हूँ, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। बोलो। प्रभुदयाल पर निगाह डालता सुनील सावधानी भरे स्वर में बोला। उसने जानबूझकर फ़ोन पर आभा का नाम ना लिया। टहलता हुआ वो गलियारे में आ गया।
लेट फ़ोन कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, यू आर वेलकम एनी टाइम। थैंक यू। कुछ पता लगा? हाँ हाँ, तभी तो फ़ोन किया। गुड, क्या पता लगा? मैंने फर्म के स्टॉक रिकॉर्ड का एक और अकाउंट बुक्स का मुआयना किया। जो मुझे मालूम हुआ वो ये है कि शैलेश सिंगला क्लाइंट्स के स्टॉक को निजी इस्तेमाल में ला रहा था। वो स्टॉक एक्सचेंज पर क्लाइंट की इजाज़त या नॉलेज के बिना उसकी खरीद फरोख्त कर रहा था और इस प्रोसेस में भारी नुकसान उठा रहा था। हिमेश, वो भी यही कुछ कर रहा था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। जिन शेयरों पर उसने दाव खेला था उसमें उसे बहुत ज़्यादा मुनाफा मिला था। और ये मुनाफा फर्म का हुआ या उसका अपना? होना तो फर्म का चाहिए, लेकिन हिमेश ने भाई की तरह ही जो किया था अपने जोखिम पर किया था। काफ़ी मोटी रकम उसके निजी एसेट्स के तौर पर ऑफिस सेफ में मौजूद थी। जो सेफ थी उसे खोलने की सुविधा दोनों भाइयों को थी। हाँ, भाई के मर जाने पर शैलेश ने सेफ जरूर खोली होगी। हाँ, और जो माल बरामद किया होगा उसने उसकी जान बचाई होगी, वरना क्लाइंट्स के साथ के फ्रॉड के बिना पर जेल जाने में कोई कसर बाकी नहीं थी। गुड, और? फिलहाल बस सर। थैंक यू इंजीनियर फेस, यू वर अ वेरी ग्रेट हेल्प। सुनील ने फ़ोन जेब के हवाले किया और वापस डायनिंग रूम में लौटा। छुपके सुनने वाला फ़ोन किसका था? प्रभुदयाल बोला। छोड़िए एक जनाब, किसका था ये पूछिए, क्या था? हाँ, क्या था? शैलेश सिंगला के ताबूत में एक और कील था। मतलब? सुनील ने बताया। ओह, ये उद्देश्य ही नहीं दिखाई दे रहा था, अब न सिर्फ दिखाई दे गया, अंडरलाइन भी हो गया। तभी शैलेश सिंगला ने वहां कदम रखा। व्हाट द हेल, उसके मुंह से निकला। कोई कुछ नहीं बोला। ये क्या हो रहा है? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भीतर कैसे दाखिल हुए? ये नाजायज़ हरकत है, मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर में। रिलैक्स, प्रभुदया बोला। सिंगला साहब, जो आगे होने वाला है उसके मुकाबले में जो हुआ है वो तो कुछ भी नहीं। मतलब? समझ में आएगा ना, बैठ जाइए। धम से वो एक कुर्सी पर ढेर हुआ। मैं आपसे चंद सवाल पूछने जा रहा हूँ, कोई एतराज़? एतराज़ तो कोई नहीं, लेकिन फ़िलहाल लेकिन छोड़िए, ओके? आपके पास गन है? .45 कैलिबर कोल्ट ऑटोमेटिक? है तो सही, क्यों? यहीं? हाँ। आखिरी बार उसे कब क्लीन किया था और गोलियां भरी थी? याद नहीं, 6-7 महीने तो हो ही गए होंगे। किसी को उधार दी थी हाल फिलहाल? नहीं तो। अपने क्लाइंट्स के शेयर वगैरह आप अपनी फर्म में ही रखते हैं? हाँ। क्यों? अमूमन क्लाइंट ही ऐसा चाहता है। एक तो सेफ डिपॉजिट बॉक्स जैसी संभाल रहती है, दूसरे इंस्टेंट डिस्पोजल में सहूलियत रहती है। क्लाइंट्स अपने स्टॉक का एकाएक हिसाब मांगे तो दे सकेंगे? तो ये बात है। क्या बात है? आप लोगों ने यही घात नहीं लगाई, मेरे ऑफिस में भी घात लगाई। घात की वो अहमियत नहीं है सिंगला साहब जो घात के हासिल की अहमियत है। क्या मतलब? यहाँ से सुनीता बख्शी के जेवरों का डब्बा बरामद हुआ है, क्या कहते हैं आप इस बाबत? कुछ नहीं। कैसे पहुंच गया यहाँ? आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपने, सुनील बोला, अपनी सेक्रेटरी आभा शुक्ला को ये क्यों कहा कि वो उनका जिक्र मेरे से ना करे? तुम्हें भी इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो दोस्त दोस्त बन के नहीं रह सकता उसे मेरी किसी बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी प्रभुदयाल के मोबाइल की घंटी बजी। उसने कॉल सुनी। कुछ क्षण बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया और कहा, अग्निहोत्री का फ़ोन था, वो गन ही अलाय कत्ल है। सुना आपने? सुनील बोला, आपकी गन अलाय कत्ल है। अब इस बात से तो ब्लास्ट को मतलब होना चाहिए कि घातक गोली आपकी गन से चली थी। पब्लिक को ये जानने का हक है। पब्लिक हैज़ अ राइट टू नो। तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो। किसने बनाया? आपने बनाया। आपके नापाक कारनामे ने बनाया। मुझे अफसोस है कि ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि जिसका मैं तरफदार बना वही गुनहगार निकला। वो खामोश रहा। उसने जोर से थूक निकली। मुझे कोसने से आप जवाब देने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। अगर आप बेगुनाह हैं तो जवाब देना आप ही के हित में होगा। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है, प्रभुदयाल बोला, फिर मेरे से बात कीजिए। मैं तुम्हारे आला अफसर से बात करूंगा, मैं कमिश्नर से बात करूंगा। नाले चोर नाले चतुर, रमाकांत बोला। क्या बोला? कुछ नहीं मालको,
कान बजे तो आटे। अब आप लोग यहाँ से जाएंगे या मैं? क्या करेंगे आप? प्रभु दयाल बोला। मेरा आला अफसर या कमिश्नर इस वक्त आपको नहीं मिलने वाला, तो क्या करेंगे? वो खामोश रहा। उसने बेचैनी से पहलू बदला। आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं? जो करना है मैं करता हूँ। क्या? मिस्टर शैलेश सिंगला, मैं आपको आपके भाई हिमेश सिंगला के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करता हूँ। आधी रात को यूथ क्लब में रमाकांत के ऑफिस में रमाकांत और सुनील मौजूद थे और उस घड़ी वहाँ दुर्लभ दोस्ताना माहौल स्थापित था। तुम्हें शुरू से इतना यकीन कैसे था कि शैलेश सिंगला ही गुनहगार था? प्रभुदयाल ने सुनील से पूछा। गुनाह का ढंग बताता था। गोली चलने से ऐन पहले मकतूल और कातिल जाहिर है बातें कर रहे थे, झगड़ रहे थे। मकतूल सोफा चेयर पर बैठा था, कातिल उसके सामने खड़ा था और दोनों में तकरार जारी थी। ऐसे में मकतूल ने अपनी किताब खोली। क्यों खोली? ये जाहिर करने के लिए खोली कि उसकी तरफ से बातचीत खत्म, वो अब और बात नहीं करना चाहता। किताब खोलने की वो प्रक्रिया एक तरफ से फाइनल नोटिस था कि मीटिंग खत्म। तब कातिल ने, जो कि कत्ल के लिए तैयार होकर आया था, गन निकाली, मकतूल की भवों के बीच माथे को निशाना बनाया और गोली चला दी। उसके बाद उसने वहाँ की बत्तियां बुझाई और वहाँ से रुखसत हो गया। इतना तो मौका वारदात की फिजिकल ऑब्जर्वेशन से ही उजागर है। ये बात गौरतलब है कि कातिल ने छाती को निशाना नहीं बनाया, जो कि इजी टारगेट था। पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने माथे पर गोली चलाई, एक ही गोली चलाई, और बुल्स आई जैसा निशाना बीन कर दिखाया। छाती पर निशाना लगाने से टारगेट बड़ा हो जाता है, लेकिन मौत के चांसेस घट जाते हैं। मौत सुनिश्चित करने के लिए उसे एक से ज़्यादा गोलियां चलानी पड़ती, लेकिन उसका आत्मविश्वास कहता था कि उसका एक ही गोली से काम हो जाना था, जो कि उसने माथे पे मारी। इस बात से मुझे हिंट मिला कि कातिल कोई डिसिप्लिन्ड, अनुशासित व्यक्ति था और 10 निशानेबाज था। इतने से और कद वाली थ्योरी से मुझे ये भी लगा कि कातिल कोई औरत नहीं हो सकती थी। बाकी मर्द बचे। कौन? आदित्य कौशल, अविनाश उपाध्याय, ठाकुर सुजान सिंह और शैलेश सिंगला। इनमें से डिसिप्लिन व्यक्ति और 10 निशानेबाज वाली शर्त पर कौन खड़ा उतरता था? सिर्फ और सिर्फ शैलेश सिंगला, जो कि फौज से रिटायर्ड मेजर था। तो खामोश क्यों रहे? रहना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पास बस एक थ्योरी थी। उसको बल देने वाला, सब्सटेंशियल करने वाला कोई छोटा मोटा भी सबूत नहीं था। फिर भी मैंने बाकी लोगों की बतौर कातिल कैंडिडेचर पर विचार किया। अविनाश उपाध्याय के खिलाफ ये बात थी कि वो कत्ल के वक्त के आसपास मौका वारदात पर मौजूद था और जेवरात की सूरत में उसके पास कत्ल का छोटा मोटा उद्देश्य भी था। फिर वो गैम्बलर था। गैम्बलर ठहराव वाले, ठंडे दिमाग वाले होते हैं, लेकिन गन हैंडलिंग में, निशानेबाजी में उसकी दक्षता का कोई इशारा मुझे कहीं से नहीं मिल सका था। उसका जवाब ये था कि संयोग हुआ, करिश्माई तरीके से निशाना एन चौकस लगा, जो कि नामुमकिन था। जहाँ शैलेश सिंगला के पास गन होना स्वाभाविक था, वहाँ उसकी गन की मिल्कियत भी शक के दायरे में थी। लेकिन क्या पता चलता था? गन इस्तेमाल की और ठिकाने लगा दी, इस फ़र्क के साथ कि जैसे कौशल की हरकत पकड़ी गई, वैसे उसकी ना पकड़ी गई। इस संदर्भ में मैंने ठाकुर सुजान सिंह का आसरा लिया। उसने जो कुछ मुझे बताया, उससे मुझे लगा कि उपाध्याय कातिल नहीं हो सकता था। वैसे भी कत्ल के कैंडिडेट के तुलनात्मक मूल्यांकन में शैलेश सिंगला के मुकाबले में वो कहीं नहीं ठहरता था। आदित्य कौशल माल को उसकी हर बात लाउड थी। जिस धमकी की वजह से उसे कत्ल के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, वैसी धमकी गुस्से में कोई भी किसी को भी दे सकता है। जान से मार दूंगा। फिगर ऑफ स्पीच ज़्यादा है, इरादा कम है। मौका वारदात पर उसकी हाजिरी थी, लेकिन वो हाजिरी ही थी। ये बात तो अब उसका इकबालिया बयान झूठा पड़ जाने से ही साबित हो जाती है। दूसरे बैलिस्टिक साइंस के बारे में भी वो कुछ नहीं जानता था। उसको पता लगा कि कत्ल .45 कैलिबर कोल्ट ऑटोमेटिक से हुआ था। उसके पास ऐसी गन थी। वो कूद कर इस नतीजे पर पहुंच गया कि गन उसे फंसा सकती थी। बड़े नौसीखियों जैसे तरीके से उसने गन को ठिकाने लगाने की कोशिश की, जो कि गलत थी, गैर ज़रूरी थी। गन उसके पास से बरामद हो जाती तो बैलिस्टिक्स एक्सपर्ट अग्निहोत्री की यही रिपोर्ट होती कि वो गन अलायक कत्ल नहीं थी, और फिर बात ही ख़त्म हो जाती। पुलिस के पास उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बचता। ठीक, मानसी पर कातिला होने का शक करना भी उसकी नादानी थी। इस बाबत उससे खुलकर बात करने की जगह उसने खुद ही सोच लिया कि वो कातिला थी और शहीद होने के लिए आमादा हो गई। आशिक जो ठहरा, वो आशिक की क्या, जिसमें जुनून क्या तड़का ना हो। फिर 100 बातों की एक बात, तमाम सस्पेक्ट्स में से किसके सामने मकतूल बिना वेग के पेश हो सकता था?
माँ जाए भाई के सामने। ऐसा खासम खास अभ्यागत कौन था जो आधी रात को भी वेलकम था? भाई। कौन था जिसको उसने आवाज़ से पहचाना और दरवाज़ा खोला? भाई। घर के भीतरी जुग्राफिये से, उसकी रहायशी दिनचर्या से कौन बेहतरीन तरीके से वाकिफ हो सकता था? भाई। साफ जाहिर है कि कौशल को तो ये तक नहीं मालूम था कि ड्राइंग रूम का स्विच बोर्ड कहाँ लगा हुआ है। ऐसा ही कोई दूसरा हैंडीकैप किसी दूसरे सस्पेक्ट को सता सकता था। आगे, प्रभुदयाल बोला। अब ये भी साफ है कि कॉलबेल नहीं बजी थी। आगंतुक ने खिड़की पर दस्तक देकर मकतूल का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था, तो मकतूल ने जाकर उसके लिए दरवाज़ा खोला। बाहर सीढ़ियों पर खड़े शख्स की शक्ल भीतर से नहीं देखी जा सकती। इस बात की तस्दीक हाउसकीपर ने की है। लिहाजा मकतूल ने आगंतुक को आवाज़ से पहचाना और आवाज़ का मालिक उसे इतना करीबी जान पड़ा कि उसके सामने विग के बिना पेश आया जा सकता था। तभी उसने दरवाज़ा खोला। ये बात फिर बड़े भाई की तरफ इशारा है। बड़े भाई को ही पता था कि मकतूल ने 11:30 अपनी डेट से फारिग हो जाना था, इसलिए 12 बजे उसने घर पर ही होना था और उस टाइम के लिहाज से वो अपने लिए एलिबाई तैयार कर सकता था। बड़े भाई का कद भी उस रेंज में आता था जो कि मैंने अपने एक्सपेरिमेंट से निर्धारित किया था। इस बात पर फिर पहुंचो कि यह कत्ल किसी औरत का काम क्यों नहीं हो सकता था। पहली बात तो ये थी कि ये किसी औरत की किस्म का क्राइम नहीं था। मैं किसी औरत का तस्वुर .45 कोल्ट ऑटोमेटिक के साथ नहीं कर सकता था। घोड़ा खींचती तो धमक से ही गन हाथ से गिर गई होती और गोली ज़रूर या तो छत से टकराई होती। दूसरे, औरत का फेवरेट हथियार जहर होता है। तीसरे, कोई संभ्रांत महिला मर्द के सामने खड़े होकर बात नहीं करती। यह कत्ल किसी औरत का काम होता तो या तो वो भी कातिल के सामने बैठी होती या कातिल खड़ा होता। चौथे, औरत गन छुपाती कहाँ? हैंडबैग से निकालने की कोशिश करती तो मकतूल को खबर हो जाती। और औरतों की ड्रेस में जो ऐसी कोई जगह तो होती नहीं जहाँ वो ऐसी हैवी गन को छुपा सकें, जबकि मर्द की सर्दियों की ड्रेस में ऐसी बहुत सारी जगहें होती हैं। जमा मर्द का जेब की तरफ हाथ बढ़ना नेचुरल एक्शन है। गुस्से से भड़की हुई औरत का अपने हैंडबैग की तरफ हाथ बढ़ाना नेचुरल एक्शन नहीं। और जमा औरत कितनी ही करीबी होती, मकतूल उसके सामने गंजा पेश होकर आने वाला नहीं था। तुम कहते हो मर्डर प्लान्ड था, इसका मतलब है कि होके रहना था, टल सकता था। कातिल की, बड़े भाई की परेशानी पैसा थी। अगर मकतूल उसकी माली इमदाद को तैयार हो जाता तो फिर काहे का मर्डर होता। ये जाहिर है कि शैलेश सिंगला कत्ल के लिए तैयार होकर उसे बाकायदा प्लान करके निकला था। लेकिन उन दोनों के झगड़े का तकरार वाली वो बात सामने आती है, वो ये स्थापित करती है कि पैसे की बात उठी थी, लेकिन मकतूल को भाई को माली इमदाद पहुंचाना कबूल नहीं हुआ था। शैलेश के सर पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था। उसे मालूम था कि छोटे भाई के ऑफिस सेफ से स्टॉक एक्सचेंज से कमाया हुआ बहुत पैसा था। कत्ल से पहले उसकी कोशिश यही होती कि उधार के तौर पर ही सही वो पैसा उसे हासिल होता, लेकिन मकतूल का जवाब मजबूत इनकार में था। शैलेश ने कोई दाद फरियाद भी की होगी, लेकिन नहीं पिघला और पटाशेप पर जोर देने के लिए किताब पढ़ने लगा। तब शैलेश के पास गोली चलाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था। तुमने ये किस बिना पर कहा कि शैलेश ने कत्ल का शक कौशल पर पास ऑन करने की कोशिश की थी? क्योंकि मैं नहीं तो कोई और वाली थ्योरी पर उसका अमल करना ज़रूरी था। दूसरे पर फोकस बनता तो तभी तो वो खुद सेफ महसूस करता ना। इस ऑनर के लिए कौशल तैयार कैंडिडेट था, क्योंकि हिमेश को जान से मार देने की धमकी दी थी। फिर जब कौशल के खिलाफ और भी सबूत इकट्ठे होने लगे तो वो बड़ी मासूमियत से सड़का सकता था कि नहीं, वो कातिल नहीं था। क्यों सड़का सकता था? क्योंकि कौशल के खिलाफ सबूतों की रूह में उसे मालूम था कि किसी ने उसकी बात की तरफ संजीदा तवज्जो नहीं देनी थी। पहले मुझे लगा था कि इस ऑनर के लिए उसने मानसी मेहता को चुना था, लेकिन जब मुझे उसके हैंडबैग के मकतूल के घर पहुंचने की असली वजह पता लगी तो मुझे साफ लगने लगा कि वो कातिल नहीं हो सकती थी। मैं फिर कहता हूँ, औरत के कातिल होने पर मेरा वैसे ही एतबार नहीं था। एक बात हमें भी मालूम हुई है। क्या? शैलेश सिंगला ने जिस क्लाइंट्स की सिक्योरिटीज़ में भाजी मारी थी वो उसकी करतूत से खबरदार हो चुके थे और उसके पीछे पड़ चुके थे। उनको चुप कराने के लिए उसने उनको बड़ी बड़ी रकमों के जारी किए थे, जो कि मंगलवार को उसे बड़ी बड़ी रकमों के चेक जारी किए थे, जो कि मंगलवार 14 तारीख को पेमेंट के लिए ड्यू थे। वो चेक कैश ना होते तो उसका फ्रॉड के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो जाना लाजमी था,
लिहाजा इसकी गति इसी बात में थी कि ऑफिस सेफ में मौजूद मकतूल के माल पर उसका कब्जा होता, जो कत्ल के अलावा किसी तरीके से होता उसे दिखाई नहीं दे रहा था, और उस कब्जे के लिए भाई की तत्काल मृत्यु होना जरूरी था। आई सी। और हाउसकीपर कमला दयाल ने भी तो एक दिलचस्प बात बताई थी। वो कहती है कि कत्ल से 1 हफ्ता पहले उसने दोनों भाइयों को घर में झगड़ते सुना था। शैलेश सिंगला भाई से 50 लाख रुपए उधार मांग रहा था, जिसकी बाबत मकतूल सुनने तक को तैयार नहीं था। तब हाउसकीपर ने शैलेश को कहते सुना था, अगर आने वाले दिनों में हम दोनों में से किसी की जान पर आ बनी तो वो जान मेरी नहीं होगी। ओह। शैलेश के फेलो रेजिडेंट देवेश्वर का भी बयान है कि रात 2 बजे जब वो घर लौटा था तो उसकी टैक्सी के हेडलाइट्स की रोशनी सड़क से पार एक पिलर के पीछे से गुजरते एक व्यक्ति पर पड़ी थी, जो कि उसे शैलेश लगा था। लेकिन उसने इस बात पर कोई नोटिस नहीं लिया था, क्योंकि उसने समझा था कि वो भी उसकी तरह लेट घर लौट रहा था। इस लिहाज से तो ये भी शक उपजाऊ बात है कि रात को शैलेश ने नीचे खास तौर से फ़ोन करके मिनरल वाटर की बॉटल मंगवाई, और जब वो आ गई तो उसके इस्तेमाल का कोई माहौल ना बनाया। सोने की तैयारी करता आदमी ने पहलू में पानी की बोतल होनी चाहिए थी, या ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल पर पड़ी होनी चाहिए थी। वो वॉचमैन को ऊपर बुलाने का बहाना था। बिल्कुल, ताकि वो ड्राइंग रूम में बिजी होता और वो वहाँ से चुपचाप खिसक पाता। ठीक। एक शंका अभी भी है मेरे मन में, जिसका समाधान बाकी है। कैडी, उपाध्याय ने फिशिंग रॉड्स क्यों फेंकी? फेंकी या गिर पड़ी? फेंकी, प्रभुदयाल बोला। उसने ऐसा बोला था। कहता था वो रॉड्स उसकी कार की शिनाख्त बन गई थी। उनकी वजह से किसी की तवज्जो उसकी काली एम्बेसडर की तरफ नहीं भी जानी होती थी तो जाती थी। ओह। बहरहाल बधाई की बात है कि मालिका ने, रमाकांत ने प्रभुदयाल की ओर इशारा किया, इतनी मुस्तैदी से केस को समेटा। मैंने? प्रभुदयाल सकपकाया। यकीनन जी आपने। मालको, आप इसी बात को मुद्दा बनाए रहते कि हमने गैर कानूनी तौर से भीतर दाखिलिया पाया तो कैसे बीतती। आई रिपीट सर, सुनील बोला। एंड जस्टिफाई द मीन्स, अंत भला सो भला। नो? यस। इसी बात पर मिडनाइट चीयर्स हो जाए। प्रभुदयाल ने हिचकिचाते सहमति में सह हिलाया। रमाकांत ने 3 ड्रिंक्स तैयार किए। टू द क्राइम, वो गिलास ऊंचा उठाता बोला। एंड कैचिंग द क्रिमिनल्स, प्रभुदयाल ने कहा। बाय फेयर एंड फाउल मीन्स, सुनील ने कहा। आमीन, तीनों एक साथ बोले। तो ये नावल भी हुआ ख़त्म, और अब बहुत जल्दी एक नया नावल शुरू करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं पवित्र पापी शुरू कर रही हूँ। बहुत अच्छा नावल है, जो कि जासूसी बिल्कुल नहीं है। छोटा सा नावल है, 4 या 5 एपिसोड में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वन वे ट्रैफिक, और उसके बाद इंद्रजीत की फरमाइश पे प्रकाश भारती का नावल। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने कमेंट्स के साथ बने रहे और अपना रिस्पॉन्स देते रहे। डॉक्टर प्रदीप सिंह धालीवाल, हर्षा पठारे, इंद्रजीत, आकाश रॉय, संतोष सावरकर, RH स्टोरीज़, रूपारी तिवारी, हिंदी वाले, आकृति, स्वीट 16 शॉर्ट, विनीत मेहरा, शट अप यू इडियट, आप अपना नाम बदलिए, हाँ, काजल बहल, विजय अरोड़ा, रिंकी चौहान, रिंकू चौहान, विजय कुमार, संदीप सिंह, नसीर अहमद शेख, और भारत ढाटोरे, खिलेश वर्मा, संतोष कुमार चतुर्वेदी, काजल बहल, मोहम्मद शहनवाज, अर्ची, ललित मनिकपुरी, खान अहमद, और यूज़र RD लिखा हुआ था ये, इंडिक फ़न, धादा यूसुफ, रंजना गुप्ता, दीप्ति सेंगार, विराट अरोड़ा, बख्शी झांगवी, ईश्वर दत्ता और लोकेश चौबे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने का, अपना कीमती समय निकालने का, प्रोत्साहन देने का। और कुछ डिजिटल था उनका यूज़र नेम, तो वो मेरी समझ में नहीं आया तो नहीं बोला, और कुछ नाम में गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और बहुत जल्दी मिलेंगे नई स्टोरी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। नया साल आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ हो, सब खुशियाँ लाए आपके जीवन में। नमस्कार।